हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल साइंस क्लासेस में। और आज हम लेके आए हैं हमारा क्लास 8th का जो चैप्टर चल रहा था अर्थक्वेक, उसका नेक्स्ट पार्ट। जैसा आपको याद होगा कि लास्ट पार्ट में हमने बात की थी कॉजेज़ ऑफ अर्थक्वेक की और फोर शॉक्स की, आफ्टर शॉक्स की, और भी बहुत सारे पॉइंट्स रिलेटेड टू अर्थक्वेक। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज जो है वो हम बात करने वाले हैं फोकस, ईपी सेंटर की और भी दूसरे काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फोकस की और ईपी सेंटर की। और जो फोकस है वो एक्चुअली ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक होता है। मीन्स हमने पढ़ा था कि जहाँ पे प्लेट्स इंटरलॉक्ड होते हैं वहाँ पे टेंशन क्रिएट होता है, और जैसे ही प्लेट्स एक दूसरे से रिलीज़ होते हैं तो उसी पॉइंट पे जहाँ पे टेंशन क्रिएट हुआ था, एनर्जी स्टोर्ड हुई थी, उसी जगह से एनर्जी रिलीज होती है। तो जिस पॉइंट से एनर्जी रिलीज होती है दोनों प्लेट्स के बीच में, उस जगह को हम कहते हैं फोकस। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि द पॉइंट एट विच टेंशन इज रिलीज इज नोन एज फोकस। अब क्योंकि फोकस जो है वो अर्थ के सरफेस के नीचे होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और हम उस चीज़ को टैपिंग नहीं कर सकते, मतलब उस चीज़ तक हम सोच नहीं सकते हैं, तो हम उसके जस्ट एबव एक पॉइंट इमेजिन करते हैं जो अर्थ सरफेस पे आता है, और वो जो पॉइंट होता है वो होता है ईपी सेंटर, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो शॉक वेव्स और सिस्मिक वेव्स की बात हमने की थी वो इसी पॉइंट से मूव करते हुए अपीयर होते हैं। जैसे एक्चुअली शॉक वेव्स का सेंटर जो है वो तो फोकस पे ही होता है, जो कि बिलो द अर्थ सरफेस है, लेकिन जैसे जैसे वो वहाँ से आगे बढ़ता है तो अर्थ सरफेस पे आने के बाद वो हॉरिजॉन्टली मूव करता है ईपी सेंटर से आउटवर्ड ऑल डायरेक्शन में। और जो मैक्सिमम डैमेज होगी वो ईपी सेंटर के क्लोजेस्ट एरियाज़ में होती है, और जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं ईपी सेंटर से वैसे वैसे डैमेज जो है वो कम होते जाता है। और ये सब कुछ जो है बहुत कम सेकेंड्स के अंदर होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिडिक्टिंग एन अर्थक्वेक। प्रिडिक्टिंग एन अर्थक्वेक में हम ये समझेंगे कि किस तरीके से अर्थक्वेक्स को प्रिडिक्ट किया जा सकता है और कहाँ तक प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो कहता है कि अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करना अब तक जो है वो मतलब 100% जो है वो नहीं हो पाया है, और साइंटिस्ट को इसमें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली है। ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन फिर भी अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं कि कुछ हद तक हम पता लगा सकें कि अर्थक्वेक जो है वो कहाँ आने वाला है, कब आने वाला है। तो इसके लिए एक डिवाइस जो है वो बनाया गया है, वो है सिस्मोमीटर। और सिस्मोमीटर के हेल्प से सिस्मोग्राफ्स डिज़ाइन किए जा सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि सिस्मोमीटर एक डिवाइस लगा है और उसके नीचे एक बॉल लगा हुआ है, मेटेलिक बॉल, और उस बॉल के नीचे जो है वो एक पेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, और पेपर के ऊपर उसको इस तरीके से लगाया जाता है कि जैसे ही वाइब्रेशन हो तो वो एक वाइब्रेशन का एक डिज़ाइन जो है वो इस तरीके से प्लॉट करते जाए कि मतलब वाइब्रेशन जो है वो किस तरीके से आ रहा है। तो ये जो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके जियोलॉजिस्ट जो हैं वो ये भी पता कर सकते हैं कि सिस्मिक वेव्स का सोर्स क्या है, मतलब सिस्मिक वेव्स जो प्रोड्यूस्ड होकर पहुंच रही है वो किस जगह से आ रही है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि नेपाल के इस सेंटर पे अर्थक्वेक आया और वहाँ से जो है वो उसके सराउंडिंग एरिया में गया, तो वो ईपी सेंटर एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है इस बात का पता जो है वो सिस्मोमीटर से होता है। और सिस्मोग्राफ जो है वो हमें इंटेंसिटी की तरफ भी इंडिकेट करता है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाला वाइब्रेशन आप देखेंगे उतना ज़्यादा जो है वो इंटेंसिटी होगी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मेजरिंग एन अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए एक्चुअली जो स्केल यूज़ किया जाता है वो स्केल होता है रिक्टर स्केल। और ये रिक्टर स्केल जो है वो अर्थक्वेक की एनर्जी मेज़र्ड करने का एक स्केल है, जो कि लीनियर स्केल से बिल्कुल अलग है। ये स्केल जो है वो इंटेंसिटी मीन्स की पावर को बताता है कि अर्थक्वेक जब आया तो वो कितने ज़्यादा हाई पावर का था, वो मतलब मेजर अर्थक्वेक था कि माइनर अर्थक्वेक था, उसका डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट होगा कि नहीं, ये सब कुछ जो है वो रिक्टर स्केल पे मेजर किया जाता है। और रिक्टर स्केल लीनियर स्केल से इस मायने में अलग है कि लीनियर स्केल पे 1 डिफरेंस का मतलब होता है
1 यूनिट का डिफरेंस, जैसे 1 के बाद 2 3 सेंटीमीटर ऐसे हम मेजर करते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 के बाद अगर 2 है तो उसके बीच में 10 के पावर्स का डिफरेंस आ जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर में कि लिखा हुआ है ईच लेवल इज़ 10 टाइम स्ट्रॉन्गर देन द प्रीवियस लेवल, यानी कि अगर इंटेंसिटी 2.5 है और उसके बाद 3.5 है तो 3.5 वाला जो है वो 2.5 के कंपैरिजन में 10 टाइम्स ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। अगर 3.5 है 4.5 है तो 4.5 वाला 3.5 के कंपैरिजन में 10 टाइम्स और 2.5 के कंपैरिजन में 100 टाइम्स ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। उसी तरीके से 6.7 पॉइंट वाले जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के अर्थक्वेक होंगे। 8 पॉइंट और उससे एबव वाला बहुत मेजर डिस्ट्रक्शन ला सकता है। तो हम ये देख सकते हैं कि माइनर अर्थक्वेक जो है वो 2.5 3.5 वाले होते हैं, लेकिन उससे ऊपर अगर हम बढ़ते हैं 4.5 तो वहाँ से डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे इस स्केल के हेल्प से समझाने की कोशिश की जा रही है। 0 से 1.9 तक कैन बी डिटेक्टेड ओनली बाई सिस्मोग्राफ, जैसे 2 रिक्टर स्केल तक का जो आएगा अर्थक्वेक उसे सिस्मोग्राफ के हेल्प से डिटेक्ट किया जा सकता है। 2 से 2.9 तक का आएगा तो हैंगिंग ऑब्जेक्ट्स में स्विंग, जो लटकने वाली चीज़ें हैं वो स्विंग कर सकती है, हमें फील नहीं होगा, हमें लगेगा कि हवा से हो रहा है लेकिन वो स्विंग कर सकती है। 3 से 3.9 तक का है, वो कहता है कि कॉम्पेरेबल टू द वाइब्रेशंस ऑफ पासिंग ट्रक, इसको कंपेयर कर सकते हैं कि जब कोई ट्रक पास करता है तो उससे जैसे वाइब्रेशन होता है वैसा वाइब्रेशन इससे होता है। 4 से 4.9 का जो है वो कहता है मे ब्रेक विंडोज़ कॉज स्मॉल और अनस्टेबल ऑब्जेक्ट्स टू फॉल, अगर कोई अनस्टेबल ऑब्जेक्ट्स है तो वो गिर सकता है, या खिड़कियाँ हैं तो खिड़कियों के शीशे टूट सकते हैं। 5.5 to 5.9 वाला जो है वो कहता है कि फर्नीचर मूव्स, चंक्स ऑफ प्लास्टर फॉल फ्रॉम वॉल्स, यानी कि फर्नीचर का मूवमेंट हो सकता है और वॉल से प्लास्टर जो है वो खुद से निकल सकता है। उससे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है 6 to 6.9 वाला डैमेज टू वेल बिल्ट स्ट्रक्चर सेवर डैमेज टू पुअरली बिल्ट वंस, तो वेल बिल्ट स्ट्रक्चर हैं उनमें डैमेज आएगा, और अगर पुअर स्ट्रक्चर हैं जैसे कच्चे मकान वगैरह हैं तो वो पूरी तरीके से डैमेज हो सकते हैं। 7 to 7.9 वाला जो है वो बिल्डिंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द फाउंडेशन, यानी कि फाउंडेशन से ही बिल्डिंग जो है वो डिस्प्लेस्ड हो सकती है, ये सब मेजर अर्थक्वेक में आ जाएंगे। 8 to 8.9 वाला जो है वो ब्रिज डिस्ट्रॉयड फ्यू स्ट्रक्चर लेफ्ट स्टैंडिंग, मतलब बड़े चीज़ें जो है वो डिस्ट्रॉयड हो सकती है, कुछ ही चीज़ें बाकी रह जाएंगी। 9 एंड अबव, 9 और उससे ओवर की जो चीज़ें हैं नियरली टोटल डिस्ट्रक्शन, वेव्स मूविंग थ्रू द अर्थ विजिबल विथ नेक्ड आई, तो ये 9 या उससे ज़्यादा का जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा और वेव्स को हम अर्थ सरफेस से क्रॉस करते देख सकते हैं अपनी आंखों से। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिक्टर स्केल में अगर 1 पॉइंट का भी डिफरेंस आता है तो वो मेजर अर्थक्वेक्स हो सकते हैं, वो 10 के पावर्स में आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। तो क्योंकि ये अर्थक्वेक जो है वो दिन या रात कभी भी आ सकता है और अचानक आ सकता है, और ये काफ़ी तेज़ी के साथ भी आ सकता है, वायलेंटली हम लोगों को स्ट्राइक कर सकता है बिना किसी वार्निंग के, तो हमें ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए मेजर्स यूज़ करें ताकि इसके डेंजर इफ़ेक्ट से हम बच सकें। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रोटेक्टिव मेजर्स हम अप्लाई कर सकते हैं इसके डैमेजिंग इफ़ेक्ट से अपने आप को बचाने के लिए। सबसे पहले कहता है कि ऑल द बिल्डिंग्स इन द सिस्मिक जोन्स नीड बी डिज़ाइंड सो दैट दे कैन विथस्टैंड मेजर ट्रेमर्स, मीन्स कि सिस्मिक जोन्स में पड़ने वाले बिल्डिंग्स को क्वेक सेफ बनाना ज़रूरी होता है, तो उनका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि वो अगर अर्थक्वेक आए तो भी उसको टॉलरेट कर सकें। अब रही बात कि सिस्मिक जोन्स कैसे जोन है, तो सिस्मिक जोन्स वो जोन्स होते हैं जहाँ पे कि अर्थक्वेक आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है कि अर्थक्वेक आने की संभावना वहाँ होगी जहाँ पे कि प्लेट्स हैं, यानी कि जहाँ पे अर्थ प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनकी बाउंड्रीज पे आने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। तो उन एरियाज़ के बिल्डिंग्स जो है वो स्पेशली डिज़ाइंड होने चाहिए, यानी कि क्वेक सेफ होने चाहिए, क्वेक प्रूफ हाउसेज होने चाहिए। फिर कहता है कि सिंस सम बिल्डिंग में कैच फायर, कभी ऐसा भी हो सकता है कि अर्थक्वेक की वजह से पावर केबल लाइंस जो हैं वो टूट जाएं और उनकी वजह से आग लग जाए, तो हर बिल्डिंग में फायर सेफ्टी डिवाइस जो है वो वेल इक्विपाइड होना चाहिए और वो फंक्शनिंग होना चाहिए, मतलब कि जब ज़रूरत हो तो तुरंत उसे हम यूज कर सकें। उसके बाद है बात कि सेफ़र प्लेसेस इंडोर एज वेल एज आउटडोर मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाइड, क्योंकि अर्थक्वेक जब आता है तो काफ़ी ज़्यादा भाग मच जाती है, भाग दौड़ होने लगती है, तो उस टाइम में ये भी
क्लियर होना चाहिए पहले से। जो भी लोग उस बिल्डिंग में रह रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि बिल्डिंग के अंदर या बिल्डिंग के बाहर जाने का रास्ता क्या है और कौन सी जगह जो है वो सेफ़ है, किधर से जाएं, किधर से बच सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, सबको पता होनी चाहिए। फिर बोलता है एन इमरजेंसी कम्युनिकेशन एंड एग्जिट प्लान शुड बी मेड अवेलेबल। मीन्स कि इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए भी कोई सिस्टम होना चाहिए कि एक ही साथ बड़े लेवल पे लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके। जैसे कंपनीज़ में होता है, फैक्ट्रीज में होता है, स्कूल वगैरह में होता है, हॉस्पिटल वगैरह में, जहाँ पे मास अमाउंट में पर्सन्स प्रेजेंट रहते हैं, तो वहाँ पे कोई इमरजेंसी कम्युनिकेशन प्लान होना चाहिए और एग्ज़िट प्लान भी होना चाहिए कि लोग फंसे ना और वो आसानी से निकल जाए वहाँ से। डिज़ास्टर मैनेजमेंट सप्लाइज़ लाइक द फ्लैश लाइट, फर्स्ट एड बॉक्स etc शुड बी एट हैंड। मीन्स कि इन चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नज़दीक होनी चाहिए कि जब भी ज़रूरत पड़े तो फर्स्ट एड बॉक्स है या फिर जो कुछ भी मतलब ज़रूरी की सामान है वो आसानी से मिल जाए। चलिए अब बात करते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस की अर्थक्वेक के दौरान। तो अगर हम घर के अंदर हैं और उस टाइम अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए वो समझते हैं। सबसे पहले बोलता है कि टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स। हमें सबसे पहले घर के अंदर अगर कोई मजबूत सी टेबल है तो उसके नीचे चले जाना चाहिए और तब तक वहाँ छिपे रहना चाहिए जब तक कि शेकिंग बंद न हो जाए, जैसा आप फिगर में देख सकते हैं। और कहता है स्टे अवे फ्रॉम द टॉल एंड हेवी ऑब्जेक्ट दैट मे फॉल ऑन यू। उन चीज़ों से दूर रहें जो लंबी ऊंची, जैसे गोदरेज अलमीरा वगैरह जैसी चीज़ें हैं, लंबी ऊंची चीज़ें जो आपके ऊपर गिर सकती हैं, या बलरेज वगैरह कुछ भी होता है जो आपके ऊपर गिर सकता है टूट के, तो उन चीज़ों से दूर रहें। फिर कहता है अगर आप बेड में हैं तो बेड के अंदर ही रहें और अपने सर को बेड से बचाने की कोशिश करें या उसके अंदर छिपने की कोशिश करें, पिलो के हेल्प से भी खास करके। स्टे इंडोर अंटिल शेकिंग स्टॉप, मतलब जब तक कि शेकिंग बंद ना हो जाए, अर्थक्वेक का वाइब्रेशन बंद ना हो जाए तब तक बाहर निकलने की कोशिश ना करें। जब सेफ़ हो तभी घर से बाहर निकलें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमें काम डाउन रहना चाहिए, हमें कूल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अचानक भगदड़ मची और अचानक हम दौड़ने भागने लगे खुद भी, तो जितना अर्थक्वेक से नुकसान नहीं होता उससे ज़्यादा नुकसान जो है वो जान बचाने के चक्कर में हो जाता है। अगर हम घर के बाहर हैं तो हमें किसी क्लियर स्पॉट पे जाना चाहिए, बिल्डिंग से दूर, ट्री से दूर, ब्रिज वगैरह से दूर, या ओवरहेड पावर लाइन्स जो पे केबल लाइन्स होती हैं उनसे भी दूर रहना चाहिए। और अगर आप चलती हुई गाड़ी के अंदर हैं तो भी गाड़ी के अंदर ही रहें और धीरे धीरे गाड़ी को चला के और किसी सेफ़ प्लेस की तरफ जाएं। मतलब कि जहाँ तक पॉसिबल हो सके अपने आप को उन चीज़ों से दूर रखें जिनसे कि डैमेज ज़्यादा हो सकता है। और कोशिश करें कि अपने आप को शांत रखें और उम्मीद करें कि आफ्टर शॉक्स भी आ सकते हैं। मीन्स कि मेजर अर्थक्वेक है ये पता नहीं, इसके बाद हो सकता है कि और भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। तो अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें। फ़ोन का यूज़ तभी करें जबकि ज़रूरत हो, यानी कि बहुत नेसेसरी हो तो ही यूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे लोग उस टाइम में इमरजेंसी कॉल कर रहे होते हैं तो सबको आवश्यकता होती है। तो बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं। बी वेयर ऑफ पॉसिबल सुनामी। अगर आप कोस्टल एरियाज़ में हैं तो आप इस बात के लिए भी तैयार रहें कि हो सकता है कि सुनामी भी आ जाए, तो उसकी भी ध्यान रखें। टेलीफोन्स का यूज़ इमरजेंसी में करें और यूटिलिटी सप्लाई जो कुछ भी है उनको जल्दी खोज के निकाल लें, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी में वो काम आएंगे। स्टे अवे फ्रॉम डैमेज्ड एरियाज़, यानी कि जो टूटे हुए क्षेत्र हैं, मतलब आपके घर के बिल्डिंग्स वगैरह कुछ भी जहाँ पे डैमेज हो चुका है वहाँ और डैमेज होने की संभावना होती है, उनसे दूर रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हेल्प द इंजर्ड वंस, यानी कि जिन्हें ज़रूरत है आपकी सहायता की, उनके लिए आप सहायता के लिए ज़रूर तैयार रहें। ये नहीं कि मैं ठीक हूँ तो बाकी दुनिया कहीं जाए उससे मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दूसरों की हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। इस तरीके से हमारा ये सेकंड पार्ट अर्थक्वेक का कंप्लीट होता है। साथ साथ में अर्थक्वेक चैप्टर जो है क्लास 8 का वो भी कंप्लीट होता है। आई होप कि फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उसे ज़रूर देख लेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टे विथ अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। And if you have not subscribed the channel yet, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon as well as to like the video.